हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अधिशोषण तथा अवशोषण में क्या अंतर होता है। ठीक है, अधिशोषण क्या होता है हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। वहाँ पर आपको ये बताया गया था कि अधिशोषण एक ऐसी सतही घटना है जिसमें किसी ठोस या द्रव की सतह पर कोई बाहरी आणविक स्पीसीज आकर के चिपक जाया करता था। ठीक है, तो उसको हम लोग अधिशोषण बोलते हैं। और हम लोग अवशोषण के बारे में ये पढ़े थे कि अवशोषण जो होता है किसी ठोस या द्रव पदार्थ के पूरे हिस्से यानी कि बाहरी हिस्से एवं आंतरिक हिस्से दोनों हिस्सों में समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो उसको अवशोषण बोलते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में इसको पढ़ने के बाद हम लोग के आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम होगा अधिशोषण के प्रकार। उस टॉपिक का नाम क्या है, अधिशोषण के प्रकार। और आज का लेक्चर आप लोग को पूरा देखना है, कोशिश कीजिए कि पूरा देखें, क्योंकि आप लोग पूरा तो देखते हैं नहीं। ठीक है, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर। तो एक काम कीजिए, आप अपने कॉपी पर इस टॉपिक को नोट कीजिए जल्दी से और शुरू करते हैं। अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर। ठीक है, नोट कर लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। एक साइड हम लोग क्या करेंगे, अधिशोषण लिखेंगे और दूसरे साइड लिखेंगे अवशोषण। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक साइड हम लोग क्या लिख दिए हैं, एक साइड हम लिख दिए आपका अधिशोषण और दूसरे साइड क्या लिख दिए, अवशोषण। ठीक है, तो अधिशोषण में हम लोग जानते हैं कि इस अधिशोषण की क्रिया में किसी ठोस या द्रव के सतह पर जैसे मान लीजिए कि अधिशोषण में भी और अवशोषण में भी दोनों में क्या कर दिए, एक ठोस ब्लॉक ले लिए। ठीक है, समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ बस। ये ठोस भी हो सकते हैं और द्रव भी हो सकती है। ठीक है, इसके सतह पर क्या होगा कि बाहरी कोई कण, अधिशोषण की क्रिया में सिर्फ बाहर कण चिपकता है। सिर्फ कहाँ चिपकता है, सतह पर चिपकता है। कहाँ पर बाबू, अधिशोषण की क्रिया में बाहरी आणविक स्पीसीज ठोस या द्रव के सतह पर चिपकता है। और अगर मैं बात करूँ अवशोषण में, तो ये बाहर तो रहेगा ही, बाहर भी रहेगा और साथ में पदार्थ के अंदर भी अगर चला जाए तो इसको बोलते हैं अवशोषण। मेरी बात समझ में आ गया। जैसे इसको एक इजी वे में समझाते हैं। अधिशोषण को अगर समझना है तो देखना, इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण होगा जैसे टिकरी देखे ना, टिकरी। शादी ब्याह का माहौल है, अभी लगन का समय चल रहा है, तो टिकरी को देखना, जो टिकरी आता है ना, खजूली टिकली, इसको टिकरी ही बोला जाता है उसको। ठीक है, तो उसमें देखना कि टिकरिया के ऊपर खाली चीनिया लगा होता है। देखे हो, टिकरी के ऊपर क्या लगा होता है, चीनी लगा होता है। देखें, ठीक। और अब हम अवशोषण में अगर बात करें तो अवशोषण में रसगुल्ला हो गया। रसगुल्ला क्या होता है, रसगुल्ला में सतह पर भी चीनी का रस होता है और रसगुल्ला के अंदरों चीनिया होता है। तो वो एग्जाम्पल हो गया क्या चीज़ का, अवशोषण का। मेरी बात समझ में आ गया। तो अधिशोषण में सिर्फ सतह पर, जबकि अवशोषण में सतह के साथ साथ उसके आंतरिक हिस्सों में भी बाहरी आणविक स्पीसीज समाहित हो जाते हैं। समझ में आ गया। तो ये पहला आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा कि अधिशोषण जो है वो सतह पर होने वाली घटना है, जबकि अवशोषण सतह के साथ साथ आंतरिक हिस्सों पर होने वाली घटना है। मेरी बात समझ में आ गया। कोई दिक्कत है नहीं है तो मैं लिखता हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि अधिशोषण क्या होने वाली है, सतह पर होने वाली घटना है, अर्थात यह सतही घटना है। ठीक है, और अवशोषण में लिख दिए हैं यह सतह के साथ आंतरिक घटना है। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, वो जो पहले जो चित्र बनाए थे ना, आप उस चित्र को बना लीजिएगा। ठीक है, उस चित्र को बना लीजिएगा जो मैंने पहले चित्र बनाया था। ठीक है, तो ये कौन सा अंतर हुआ, पहला अंतर हुआ। ठीक है, दूसरा अंतर करते हैं। दूसरा अंतर ये हो गया कि अधिशोषण की जो घटना होती है उसमें साम्य अवस्था बहुत जल्दी पहुंचता है। ठीक है, मैंने उसको भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, तो दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस क्रिया में साम्यावस्था क्या होता है, जल्दी प्राप्त होता है, जबकि अवशोषण की क्रिया में साम्यावस्था में क्या लगता है बाबू, देरी लगता है। कहने का मतलब है कि अधिशोषण की क्रिया बहुत जल्दी हो जाता है, जबकि अवशोषण की क्रिया में क्या होता है, लेट लगता है। जैसे सिंपली वे में मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। अधिशोषण की क्रिया जैसे देखना, टिकरी जहाँ बनता है तो टिकरी को अगर चीनी के पाक में डाल दिया जाए तो मत निकाल करके साइड कर दीजिए, हो गया। लेकिन अगर अवशोषण करना है, रसगुल्ला में अगर
रस अगर डालना है तो उसको रसगुल्ला को क्या किया जाता है, चाशनी में डालकर बहुत देर तक छोड़ना पड़ता है, तो अब जाकर रसगुल्ला का रस जो होता है वो पूरा रसगुल्ला के अंदर तक फैल पाता है। मेरी बात समझ में आ गया? यानी अधिशोषण की क्रिया जल्दी, जबकि अवशोषण की क्रिया क्या होती है, लेट से होती है। मेरा कहने का मतलब यही था। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। तो एक अंतर और अभी यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एक ग्राफ देखते हैं, ग्राफ की मदद से समझेंगे। ठीक है, चलो। तो तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि अगर अधिशोषण की मात्रा यानी x/m, ये क्या है मैं हम बात में बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर x/m इधर भी लिख देते हैं, अवशोषण की तरफ भी, और प्रेशर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अधिशोषण की क्रिया में प्रेशर बढ़ाओगे तो अधिशोषण की क्रिया बढ़ेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि प्रेशर अब कितना भी बढ़ा दोगे तो अधिशोषण की मात्रा अब नहीं बढ़ेगी। लेकिन अवशोषण के केस में क्या होता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन एक बात याद रखना, टेम्परेचर, ये दोनों टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। ये यहाँ भी टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपका 3 अंतर हुआ, किस चीज़ के बीच, अधिशोषण एवं अवशोषण के बीच। मेरी बात समझ में आ गया? तो आशा करता हूँ कि अधिशोषण एवं अवशोषण में आपको अंतर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आ गया? ठीक है, तो इस तीनों को आप कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे, आशा करता हूँ। ठीक है, नोट कर लिए और आप समझ गए कि अधिशोषण एवं अधिशोषण में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं कि अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं। अवशोषण के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें ज़्यादा पढ़ना है अधिशोषण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अधिशोषण के प्रकार के बारे में। ठीक है, शुरू करा जाए? चलिए जल्दी से नोट कर लो, इसको नोट कीजिए। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए। ठीक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज़, अधिशोषण के प्रकार। दैट मीन्स टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या चीज़ पढ़ेंगे बाबू, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो आप कॉपी में हेडिंग दे दीजिए, जल्दी दीजिए, देर मत कीजिए। दे दिए? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अधिशोष से, सबसे पहले मैं बता दूँ, अधिशोष से तथा अधिशोषक, ये अधिशोषक लिखा हुआ है, अधिशोष से तथा अधिशोषक के बीच लगने वाले बल के आधार पर। अभी हम लोग जो अधिशोषण के प्रकार देखने वाले हैं वो अधिशोष से तथा अधिशोषक के बीच लगने वाले बल के आधार पर है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि अधिशोष से तथा अधिशोषक के बीच लगने वाले बल के आधार पर। ठीक है, चलो, तो इसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं अधिशोषण। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक, तो पहला प्रकार कौन होता है? देखो, पहला प्रकार होता है वो होता है बाबू भौतिक अधिशोषण। क्या होता है? भौतिक अधिशोषण। ठीक है, पहला होता है भौतिक अधिशोषण। ठीक है, और दूसरा होता है आपका रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, एक होता है भौतिक अधिशोषण और दूसरा क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण। क्लियर? नो प्रॉब्लम? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होता है बोलो? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए कि अधिशोषण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2, एक भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक अधिशोषण को देखेंगे। किसको देखेंगे? भौतिक अधिशोषण को। तो चलिए शुरू करते हैं भौतिक अधिशोषण। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग भौतिक अधिशोषण। ठीक, भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि जो अधिशोषक होता है, ठीक है, और एक होता है आपका अधिशोष्य। ठीक है, जो सतह पर चिपका हुआ होता है। तो अधिशोष्य, ये हो गया आपका अधिशोष्य, और नीचे वाला क्या हो गया, अधिशोषक। अधिशोष्य एवं अधिशोषक। अच्छा, एक चीज़ ज़रा सोचो, खुद से सोचो, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में कोई ना कोई प्यार है, आकर्षण है, तभी तो इनके बीच आकर्षण है, तभी तो अधिशोष्य अधिशोषक के सतह पर आकर चिपक रहा है। तो यदि अधिशोष्य एवं अधिशोषक के बीच में वांडर वाल फोर्स हो, कौन सा बल बाबू? यदि अधिशोष्य एवं अधिशोषक के बीच में वांडर वाल बल हो तो वह आपका भौतिक अधिशोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भौतिक अधिशोषण। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है, तो वांडर वाल बल। यदि अधिशोष्य एवं अधिशोषक के बीच
वांडर वाल बल कार्य करता है तो उसे हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आ गया? ठीक है, तो जल्दी से इस फिगर को नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, नोट करो। और आप लोग के लिए खुशखबरी ये है कि हम लोग का क्लास बहुत ही जल्द ऑफलाइन मोड में हम लोग आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन आपका ऑनलाइन क्लास चलता ही रहेगा। ये चैप्टर आपका ऑनलाइन ही चलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। आप लोग वीडियो को लगातार देखते ही रहेंगे, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है तो लिखते हैं किसका डेफिनेशन? भौतिक अधिशोषण का। लिखे हैं यहाँ पर, चलो लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो आपका लिखा हुआ है कि अधिशोष एवं अधिशोषक के बीच यदि लगने वाला बल वांडर वाल बल हो तो यह भौतिक अधिशोषण कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है, समझ में आ गया? जल्दी से नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। यहाँ पर नोट कर लिए? चलो जल्दी से नोट करो, जल्दी, जितना जल्दी हो सके। ये आपका किस चीज़ का डेफिनेशन हो गया? भौतिक अधिशोषण का डेफिनेशन हो गया। एक एग्जाम्पल देते हैं, नोट कर लिए? वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हो आप। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, भौतिक अधिशोषण का एक एग्जाम्पल। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका अगर निकेल का धातु है, ठीक है, तो निकेल के धातु पर क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस क्या होता है? इसके सतह की ओर आकर्षित हो जाता है और आकर इसके सतह पर क्या हो जाता है? चिपक जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस और निकेल के बीच में कौन सा बल लगता है? तो वांडर वाल बल लगता है, वांडर वाल बल लगता है। इसलिए कौन सा अधिशोषण है? यह भौतिक अधिशोषण है। मेरी बात समझ में आ गया बाबू? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है, ठीक है। तो नोट कीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं रासायनिक अधिशोषण की तरफ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा रासायनिक अधिशोषण। नोट कर लिए? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा मेरा कौन सा होगा? रासायनिक अधिशोषण। तो जल्दी से कॉपी में हेडिंग दीजिए रासायनिक अधिशोषण और इसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से हेडिंग दीजिए, इसका दे दिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अधिशोषण क्या है। तो देखो बाबू, यदि ये मान लो कि आपका क्या अधिशोषक हो गया, इसके ऊपर अधिशोष से पदार्थ की सतह पर चिपकेगा, ठीक है। तो यदि अधिशोष से, ये आपका हो गया अधिशोष से, क्या हो गया? अधिशोष से। और जो चिपका रहा है उसको क्या बोलते हैं? अधिशोषक, ठीक है। तो यहाँ पर भी अधिशोष एवं अधिशोषक के बीच में बल लगेगा, तो कौन सा बल लगेगा? तो यहाँ पर बल लगता है, बल्कि यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर अधिशोष एवं अधिशोषक के बीच में बॉन्ड बन जाता है। कौन सा बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड। जैसा नाम वैसा काम, रासायनिक अधिशोषण, तो यहाँ पर रासायनिक बॉन्ड बन जाता है। कौन सा बॉन्ड? रासायनिक आबंध का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वैसा अधिशोषण जिसमें अधिशोष एवं अधिशोषक के बीच रासायनिक आबंध का निर्माण होता है तो उसे हम रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? रासायनिक अधिशोषण यानी कि रासायनिक बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा, किसमें? किसके बीच? अधिशोष एवं अधिशोषक के बीच। यदि अधिशोष एवं अधिशोषक के बीच वांडर वाल बल लग रहा है, ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण। यदि केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो रासायनिक अधिशोषण। मेरी बात समझ में आ गया? जैसा नाम हो वैसा काम। रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध का निर्माण होता है, रासायनिक आबंध का निर्माण होता है, ठीक है। चलो तो फिगर नोट कर लो जल्दी से और इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखते हैं जल्दी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जब अधिशोषक तथा अधिशोष्य के बीच रासायनिक आबंध बने, रासायनिक आबंध बन जाए यानी बने, तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। यदि अधिशोषक तथा अधिशोष के बीच रासायनिक आबंध बन जाए
तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? जल्दी से नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए? ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखें, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप पूरा वीडियो देखे हैं तो आप अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और आप कहाँ से हैं आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करना प्लीज़। वीडियो अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।